गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट की 24 ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं, जो कि रिलेटेड है अंडरस्टैंडिंग द टर्मिनोलॉजीज कंपनसेशन की। किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि क्या क्या कंपनसेशन टर्मिनोलॉजी हो सकती हैं, मेथड्स हो सकते हैं, किस तरीके से हम कंपनसेशन मेथड्स यूज़ करते हैं, उनको हम इस लेक्चर के अंदर समझेंगे। तो जैसे कि आप लोग दिख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ लिखा हुआ है कि इन मीडिया कंपोजिशन और पे स्ट्रक्चर जनरली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। अगर इंडियन कंपोजिशन की बात करें या पे स्ट्रक्चर की बात करें इंडिया के अंदर, तो वो कंसिस्ट करती है इन सारे कंपोनेंट्स को। जैसे पहला है वेज और सैलरी, सेकंड है डीएनएस और अदर अलाउंस जिसको हम डीए कहते हैं, थर्ड है हमारे इंसेंटिव्स और फोर्थ है हमारे फ्रिंग बेनिफिट्स एंड परक्यूसाइड्स। ठीक है, तो हम इन पॉइंटों को एक एक करके समझते हैं। ये जो कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये हमारे इंडिया के कंपनसेशन और पे स्ट्रक्चर है जो कि फॉलो किया जाता है। ठीक है, पहला क्या है वेज और सैलरी। तो पहले हम समझते हैं वेज क्या है। द टर्म वेज रेफर्स टू द रिम्यूनरेशन पेड टू द वर्कर्स अपॉइंटेड ऑन आर्ली, डेली और वीकली बेसिस इन रिटर्न फॉर द सर्विस रेंडर्ड। It varies according to physical and mental requirements of the job. Wage may be minimum wage, fair wage and living wage. अगर हम बात करें तो वेज क्या है, वेज रेफ़र करते हैं उन रिम्यूनरेशन को जो कि किसी वर्कर को पे किए जाते हैं जब वो अपॉइंट किया जाता है आवरली बेसिस पे, डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, और उसके बिहार पे उसको कुछ रिटर्न दिया जाता है जो भी वो सर्विसेज उस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को देता है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो इसके अंदर जो वेजेस होता है वो फिजिकली और मेंटल रिक्वायरमेंट होती है किसी पर्टिकुलर जॉब के अंदर, और जो वेज होता है वो मिनिमम वेज, फेयर वेज और लिविंग वेज हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो वेजेस के 3 टाइप्स हमने यहाँ बता रखे हैं। जैसे पहला है मिनिमम वेज। इट इज़ दैट वेज विच इज़ सफिशिएंट टू मीट द बेसिक नीड ऑफ a worker and his family. This minimum has to be paid to the worker irrespective of the capacity of the industry to pay. The Committee on Fair Wage has defined minimum wage as the wage must provide not only for the bare substance of life but for the prevention of the efficiency of the workers. For this purpose, minimum wage must provide some measures of education, medical requirements and amenities. अगर हम मिनिमम वेज की बात करें तो मिनिमम वेज क्या है। मिनिमम वेज वो है जो कि हमारे किसी वर्कर को सफिशेंट उसकी बेसिक नीड्स को प्रोवाइड कराने के लिए दी जाती है या उसकी फैमिली के लिए दी जाती है, कि फैमिली अपनी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा कर सके। उसके लिए हम जो भी उसको प्रोवाइड करते हैं वो एक मिनिमम वेज प्रोवाइड कराते हैं। जो मिनिमम वेज होता है वो पेड किया जाता है वर्कर्स को, जो वो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की कैपेसिटी पे किया जाता है। जो कमेटी होती है फेयर वेज की, उसने डिफाइन किया है कि मिनिमम वेज को, कि जो वेज जो कि हमें कोई भी सस्टेनेंस लाइफ प्रोवाइड नहीं कराती और हमें प्रिवेंट करते हैं कि हम जो वर्कर्स हैं उनको एफिशिएंट बनाएं। तो ये जो पर्पस होता है मिनिमम वेज का, वो हमारे सम मेजर्स पे प्रोवाइड किया जाता है, जैसे एजुकेशन, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स और एमिनिटीज़ के बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो वेज होता है वो होता है फेयर वेज। अकॉर्डिंग टू कमिटी ऑन फेयर वेज, द फेयर वेज इज़ द वेज विच इज़ अबव द मिनिमम वेज बट बिलो द लिविंग वेज। इट इज़ फिक्स्ड बिटवीन द मिनिमम वेज एंड कैपेसिटी टू पे बाय द इंडस्ट्री। द लोअर लिमिट ऑफ द फेयर वेज इज़ द मिनिमम वेज, द अपर लिमिट इज सेट बाय द कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री टू पे। अगर हम कमिटी के अकॉर्डिंग बात करें फेयर वेज की, तो फेयर वेज क्या है, वो वेज है जो कि अबव होते हैं हमारे मिनिमम वेज से और बिलो होते हैं हमारे लिविंग वेज से। जो फिक्स होता है वो किसके बिटवीन होता है, जो भी हमारा मिनिमम वेज है और जो भी हमारी कैपेसिटी है जो इंडस्ट्री पे करी, जितनी इंडस्ट्री की कैपेसिटी उसके बिहार पे वो पे करिए, और मिनिमम पेज के बीच को हम बोलते हैं फेयर वेज। तो जो लोअर लिमिट होती है फेयर वेज के अंदर वो मिनिमम वेज पे होती है, और जो अपर लिमिट होती है वो कंपनी के या इंडस्ट्री की कैपेसिटी पे बेस होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो फेयर वेज को डिपेंड किया गया है सेवरल फैक्टर्स के अंदर, जैसे प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, कि वो लेबर्स की क्या प्रोडक्टिविटी है उसके बेस पे हमने फेयर वेज डिसाइड कर रखे हैं। प्रिवेलिंग वेज रेट्स ऑफ वेज इन द सेम ऑफ द नेबरिंग लोकेलिटीज़, कि हमने उनको एक प्रिविलेजिंग रेट्स दे रखी है उस वेज के रिगार्डिंग अपने नेबरिंग लोकेलिटीज़ के अंदर, मतलब कि आसपास की जगहों पे। द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, क्या हमारे नेशनल इनकम का लेवल है और क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बेसिस पे हमने फेयर वेजेस डिसाइड कर रखे हैं। द प्लेस ऑफ इंडस्ट्री इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, क्या प्लेस है उस इंडस्ट्री की इकोनॉमी के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर, उसके बेसिस पे हमने क्या कर रखा है, फेयर वेज डिटरमाइन कर रखे हैं। Thus, fair wage is determined on the basis of capacity of the industry to pay and reason
इन विच द इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड। जो फेयर वेज है वो डिटरमाइन किया जाता है कि इंडस्ट्री की क्या कैपेसिटी है कि वो उसको पे कर सके, कितनी कैपेसिटी है इंडस्ट्री की वो उस पेमेंट को कर सके। और ये किसके बेसिस पे हो सकता है कि इंडस्ट्री किस लोकेशन या रीजन के अंदर लोकेटेड है, किस जगह पे लोकेटेड है, उसके बेसिस पे हम फेयर वेजेस प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है लिविंग वेज। इट इज़ द वेज दैट प्रोवाइड सम फॉर द कम्फर्ट्स ऑफ लाइफ। जो लिविंग वेज होता है वो इसलिए दिया जाता है कि हम अपनी लाइफ में कंफर्ट फील करें। जब हम अपनी लाइफ के अंदर कंफर्ट प्रोवाइड किया जाता है, जो वेज से हम अपने लाइफ को कंफर्ट पूरा करते हैं वो लिविंग वेज होता है। इट कंटेन्स सर्टेन एमिनिटीज़ कंसिडर नेसेसरी फॉर द वेल बींग ऑफ द वर्कर। ये जो लिविंग वेज होता है ये हमें प्रोवाइड करता है वो सारी एमिनिटीज़ जो कि कंसिडर करती है कि हम एक वेल बींग वर्कर के लिए नेसेसरी है। तो अकॉर्डिंग टू द फेयर वेज कमेटी, जो फेयर वेज कमेटी है उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि द लिविंग वेज शुड इनेबल द मेल अर्नर टू प्रोवाइड फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली नॉट मेरली द बेयर एसेंशियल ऑफ फूड क्लॉथिंग एंड शेल्टर बट आल्सो अ मेजर ऑफ स्ट्रगल यूजिंग only as much money on food as is necessary. Comfort including education for children, protection against ill health, requirements of essential social needs and measure of insurance against the more important misfortune including the old age. अगर हम फेयर एज कमेटी के अकॉर्डिंग देखें तो लिविंग वेज क्या है, जिसके अंदर एक मेल की अर्नर मीन्स मेल अर्नर इनेबल है जो कि प्रोवाइड करता है अपने आप को और अपनी फैमिली को, जो कि मेरली जो हमारे इसेंशियल चीज़ें हैं जैसे कि फूड, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, ये जो हमारी बेसिक नीड्स है इनको पूरा करने के लिए नहीं होती, बल्कि जो हमारे फ्रगल मेजर्स हैं उनके लिए भी पूरी होती है कि हम इसको मनी को हम फूड की नेसेसरी से नहीं देखें कि हमें खाने की ज़रूरत है या कपड़े की ज़रूरत है या मकान की ज़रूरत है, हम उसके अंदर कुछ और फर्दर कंफर्ट्स और ऐड करते हैं जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के लिए, जैसे कोई एम्प्लॉय है वो वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में और उसके बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जा रही है कंपनी के बेसिस पे, या प्रोटेक्शन दी जा रहा है इल हेल्थ पे, रिक्वायरमेंट्स दी जा रही है, सोशल नीड्स दी जा रही है उसको, और उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे कोई भी ओल्ड एज के अंदर उसके साथ मिस फॉर्चुनर्स हो या कोई भी मिस हैपनिंग हो जाए ओल्ड एज के अंदर उसको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाए, तो वो किस तरीके से किया जा सकता है हमारे लिविंग वेज के बेसिस पे। इसके बाद हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्या है हमारा सैलरी। द टर्म सैलरी रेफर्स टू द रेम्यूनरेशन पेड टू द एम्प्लॉयज अपॉइंटेड ऑन मंथली और एनुअल बेसिस इन रिटर्न फॉर द सर्विस रेंडर्ड। Thus, it refers to monthly rate of pay irrespective of the number of hours put in by the employees. जो सैलरी जो टर्म है उस वो रेफ़र करते हैं जो कि रिम्यूनरेशन पेड किया जाता है एम्प्लॉयज़ को जब वो अपॉइंट किया जाता है मंथली या एनुअली बेसिस पे, और उसके भी पे उसको रिटर्न दिया जाता है जो कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस देता है। जो सैलरी होती है वो रेफ़र करती है हमारी मंथली रेट को, जो कि हमारे पे इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ आवर्स पुट इन बाय द एम्प्लॉय, जो कि एक एम्प्लॉय अपने जो आवर्स है नंबर ऑफ आवर्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है और उसके बेसिस पे हम उसको मंथली रेट के रिगार्डिंग उसको पेमेंट देते हैं जिसको हम सैलरी कहते हैं। अगर सैलरी की हम अगर बात करें तो टेक होम सैलरी, जो पहली जो हमारे सैलरी का पार्ट होता है वो होता है टेक होम सैलरी। इट इज़ द नेट अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय आफ्टर मेकिंग ऑल द डिडक्शन टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, LIC प्रीमियम एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF। अगर हम टेक होम सैलरी की बात करें तो टेक होम सैलरी क्या है कि जो भी नेट अमाउंट है सैलरी का जो कि एक एम्प्लॉय रिसीव करता है जब वो अपनी सैलरी के अंदर से सारे डिडक्शन ख़त्म कर देता है। तो अगर हम डिडक्शन की बात करें कि जो भी इनकम टैक्स पेमेंट था वो उसने अपनी सैलरी में से कटवा दिया, LIC प्रीमियम में वो भी कटवा दिया, और जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका PF में मीन्स प्रोविडेंट फंड में वो भी उसने अपनी सैलरी में से कटा दिया, और उसके बाद जो भी उसको नेट अमाउंट ऑफ सैलरी मिली है उस एम्प्लॉय को रिसीव हुई है उसको हम कह सकते हैं वो हमारी क्या है टेक होम सैलरी है। तो ये एक सैलरी का पहला पार्ट है। बाकी का जो इसके नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी कि जो इंडिया के अंदर जो कंपनसेशन या सैलरी स्ट्रक्चर है तो किस तरीके से है, तो हमने देखा उनको 4 कंपोनेंट्स हम समझ रहे थे कि वेजेस और सैलरी है पहला, दूसरा है DNS और अदर अलाउंसेस, थर्ड है इंसेंटिव्स और फोर्थ है फ्रिंग बेनिफिट्स एंड पर रिक्विसाइट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।